हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का SST यानी कहता है कि सोशल साइंस में से सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग हम आज 100 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम में फाइनली एग्ज़ाम जो बोर्ड होने वाला है उसमें ये क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है तमाम ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ हल कराएंगे। क्लास 10 सोशल साइंस MCQ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ये तमाम क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे इस वीडियो में। जो भी साथी नए हैं वो तमाम साथी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए और आपको तैयारी करने में बिल्कुल बेहतर साबित हो। और आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस तरीके से तैयारी आसानी से कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने। तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 को, 1791, 1799, 1805। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 1804 ईस्वी को नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला प्रश्न है, छठा नंबर का, प्रश्न है साथियों, कह रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप के अंदर में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है कि यूरोप के अंदर में इटली और जर्मनी आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कहता है कि साथियों 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान के साथ हुआ था, राइट आंसर है। तो साथियों आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसी तरीके से हम 100 क्वेश्चन को आपका सॉल्व कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है इसी से आपको एग्जाम में आएंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1864 को, 1866, 1870, 1871 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, कहते हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया। तो ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करेक्ट काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है साथियों 11 नंबर का, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। हैब्सबर्ग द्वारा, आलिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही। तो ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है साथियों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य। 12 नंबर में कह रहा है कि साथियों यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी है यानी यूनान राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटरारिया या डाइट। तो मेजिनी का संबंध ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न 14 नंबर का साथियों कह रहा है कि जर्मन
राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने या बिस्मार्क ने? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। 15 नंबर का प्रश्न है, जाल्वे राइन एक संस्था थी। जाल्वे राइन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका। 16 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहे कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 17 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहे ओटो का निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का? तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1830 को, 1832 को, 1836 को, 1842 ईस्वी को? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी 1832 ईस्वी को। 19 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहे हैं कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी? फ्रांस की किस संस्था ने? स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, कन्वेंशन ने फ्रांस लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी। 20 नंबर का प्रश्न है, तो कह रहा है 20 नंबर में कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, संवैधानिक राजतंत्र 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में घोषित किया गया था शासन व्यवस्था। 21 नंबर का प्रश्न साथियों करें, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? वियना की संधि, एड्रियानोपोल की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि या प्राग की संधि? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। 22 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि नो गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? नो गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते, मेकियावेली, गैरीबॉल्डी या जियोबॉर्डी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, जियोबॉर्डी नो गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता थे। 23 नंबर का प्रश्न साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, पर्शिया या डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सीडान का युद्ध? ऑप्शन नंबर डी इसका है कि सीडान के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 23 नंबर का प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित, कह रहा है 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू किया गया था? 1815 को, 1821, 1824, 1832? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, 1821 ईस्वी को अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था। 25 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई लंदन में, पेरिस में, ओडिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, ओडिशा में हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 26 नंबर में है, कर निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर का प्रश्न है, करें कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में किसने किया था? मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दशम ने या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है, मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेज़बानी की थी। 28 नंबर में है, करें कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सरडानिया, पिडमाउंट का, पोलैंड का, हंगरी का या यूनान का? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है, सरडानिया पिडमाउंट का शासक था। 29 नंबर का प्रश्न है, कह रहे कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? फ्रांस में, तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को ऑप्शन नंबर सी यानी लागू की गई थी। 29 नंबर में है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतालवी, मैगियार, फ्रेंच या पोलिश? तो हंगरी का अधिकांश जनता ऑप्शन नंबर बी की भाषा यानी मैगियार भाषा बोलते थे। 31 नंबर का प्रश्न है, कहता नेपोलियन ने
जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन जर्मनी में। 32 नंबर का कह रहा है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 में या 1830 में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन आयोजन किया गया था। 33 नंबर का साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, इसकी वीडियो को नहीं करेंगे। जो आपके क्लास 10 राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपका 100 लगभग प्रश्नों को हम यहाँ इस वीडियो में हल करेंगे। तो जो भी साथी अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बेल ये दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। 33 नंबर में कह रहा है किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? किस वर्ष? 1862 को, 1870 को, 1872 को, 1876 ईस्वी को? तो 1862 ईस्वी को गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न साथियों, कह रहा है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो बुर्बो राजवंश का शासन कहाँ था? तो फ्रांस में था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि मर्सिले किस देश की राष्ट्रगीत है? यहाँ थोड़ा लिखा आउट में मिस्टेक है तो रॉ छूट गया है। मर्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? इटली का, जर्मनी का, रूस का या फ्रांस का? तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है कि फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत यानी राष्ट्रगीत क्या है? मर्सिले है। 36 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं सन 1870 में फ्रांस और पर्शा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में, सेडोवा में, साइडान में या फ्रैंकफर्ट में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है कि सीडान में युद्ध हुआ था। 37 नंबर में है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण काल से, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति? तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर का प्रश्न साथी कहता है कि मेटरनिख कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, पर्शा का चांसलर? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। 39 नंबर में कह रहा है साथियों कि इटली की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मैजीनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने? तो मैजीनी ने इटली की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर का प्रश्न है साथियों, कर यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1935 में? तो यंग यूरोप की स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर में कह रहा है साथियों कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की, पर्शा की या नेपल्स की या सरडानिया की? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 42 नंबर में कह रहा साथियों कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने, मैजीनी ने, काउंट कावूर ने? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 43 नंबर का प्रश्न है साथियों, कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना या पालना किसे कहा जाता है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? 1915 में, 16 में, 1919 में या 1920 में? तो वर्साई की संधि ऑप्शन नंबर सी 1919 को हुई थी। 45 नंबर का है कि मेटरनिख क्या है? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी या घोरवादी? तो मेटरनिख प्रतिक्रियावादी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 46 नंबर का है, कहता है कि मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन सन 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर में क्या है कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। क्या थे? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहा है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, कोसुत, गैरीबाल्डी या नेपोलियन? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 49 नंबर में कह रहा है
कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा, यानी उसके खिलाफ कौन सा देश था? रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया या इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था। 50 नंबर में है कि हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है कि 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। 51 नंबर का प्रश्न है, कहते कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। 52 नंबर में है, करे कि किसने कहा था फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता? किसने कहा था? नेपोलियन ने, मेटरनिख ने, हिटलर ने या गैरिबाल्डी ने? तो मेटरनिख ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है कि फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। 53 नंबर में है, कहता है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 4, 5 या 7? 3, 5, 4 या 7? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी कि 5 कोड था। कितना कोड था? 5। 54 नंबर में कह रहा है कि रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था, या एक सांस्कृतिक आंदोलन, या एक आर्थिक क्रांति, या एक धार्मिक क्रांति? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। साथ ही आपका जो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो 54 नंबर में क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। 54 नंबर में कह रहा है कि रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन या एक धार्मिक आंदोलन? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कहते एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 55 नंबर में कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान तो कहता है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली या रूस? तो किसका था? ऑप्शन नंबर ए, यानी मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन में ए में कह रहा है 1688, 1707, 1788 या 1807? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। 57 नंबर में कह रहे हैं किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने? काउंट कावूर ने, गैरिबाल्डी ने, मैजीनी ने या विक्टर एमुनुएल ने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है, काउंट कावूर ने किया था। 58 नंबर में कह रहा है कि कावूर कौन था? कावूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा या जर्मनी का मंत्री? तो काउंट कावूर इटली का प्रधानमंत्री था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहा है फ्रेंट ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुएल ने या मैजीनी ने? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, यानी मैजीनी ने किया था। 60 नंबर में कह रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, पर्शिया का, ऑस्ट्रिया का या यूनान का? तो पर्शिया का विलियम प्रथम शासक था। कहाँ का? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर में कह रहा है 61 नंबर में कह रहा था कि जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने? तो किसने किया था? पर्शिया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है।
62 नंबर में कह रहा है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हेगेल या अस्टर्ड या जैकब से? किससे था? हेगेल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था कि बिस्मार्क ने हेगेल विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। 63 नंबर में कहना चाहते किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्शा डेनमार्क युद्ध या सीडान का युद्ध? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 64 नंबर में कह रहे हैं साथियों जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक या ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। 65 नंबर में कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 में, तो 1870 में। तो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 66 नंबर में कह रहे हेगेल कौन था? हेगेल जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, इन्हें हेगेल दार्शनिक था। 67 नंबर में कह रहा है साथियों कि सन 1870 में फ्रांस और पर्शा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइराइन में या फ्रैंकफर्ट में? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी सेडान में हुआ था। 68 नंबर में कह रहा है शेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण या अमेरिका एकीकरण? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी जर्मनी के एकीकरण से था। सेडान युद्ध कब हुआ था? तो साथियों कह रहे हैं कि सेडान युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 70 नंबर में कह रहे हैं हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 71 नंबर में कह रहे हैं साथियों कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो किसका? टीपू सुल्तान ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर में है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना या राष्ट्र राज्यों की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुआ था। 73 नंबर में कह रहा साथियों नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823? तो 1821 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, नेपल्स की क्रांति हुई थी। 74 नंबर में कह रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 75 नंबर में कह रहा है युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा किसने किया था? तो मैजेनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 76 नंबर में है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक या विलियम प्रथम? तो कौन हुआ था? लॉर्ड बायरन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ब्रिटिश कवि भी थे। 77 नंबर में कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थे? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई खास बात नहीं। तो ये फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 78 नंबर में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इसने 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 79 नंबर में कह रहा है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? बोलिए इतनी बारी बात। तो कहते हैं चार्ल्स दशम ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, चार्ल्स दशम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति, यानी उसके राजा अंग्रेजी राजा के तरह शासन करने से बेहतर है कि लकड़ी काटना पसंद करेंगे। 80 नंबर में है कहता है कि
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? या क्रॉस कर दिया गया है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुएल या विलियम प्रथम। तो इसका है नेपोलियन तृतीय ने एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था। 81 नंबर में कह रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो कौन है? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है 82 नंबर में कह रहा है कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर में है, कहता है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो 1789 के समय लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है 84 नंबर में कह रहा है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो फ्रांस की महिलाओं को 1945 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 85 नंबर में कह रहा है 19वीं सदी को कौन सा युग कहा गया था? 19वीं सदी को, तो 19वीं सदी को समाजवाद का युग कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 86 नंबर में है, साथियों कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति जो होता उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। निरंकुश शासन की वजह से फ्रांस की क्रांतिकारी का प्रमुख कारण था। अगला 87 नंबर का प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, तुर्की को, इटली को या जर्मनी को? तो तुर्की को फ्रांस का यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। अठासी नंबर में कह रहा साथियों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। 89 नंबर में कह रहे यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजीने ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 90 नंबर में है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पराजय यानी हार। 91 नंबर में कह रहे मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 92 नंबर में कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी कि फ्रांस की क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर में है साथियों, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? किस देश का? तो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 94 नंबर में कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कोई हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी जर्मन दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 96 नंबर में है, कहते हैं कि कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में? तो इटली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दशम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और ये आखिरी प्रश्न है साथियों, कहते कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना सन 1810 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। तो साथियों अब तक ये मेरा जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ हमारा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी साथी नए हैं साथियों तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्लास 10 के हिस्ट्री का तमाम चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रहें। आप लोगों के लिए हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का इस बार 90 प्लस किस तरीके से मार्क्स आ जाए, ये हमारे अंदर में
पूरा कोशिश है कि 90+ मार्क्स आपका आ जाएगा। तो आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद आप तमाम साथियों का।